नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज फिर से स्वागत है आपका अपनी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंदर आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा आर्काइड फॉर्मूला। अब सर, ये आर्काइड फॉर्मूला होता क्या है और इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है? तो देखो, आर्काइड फॉर्मूला क्या है। आर्काइड फॉर्मूला है जो वेतन आयोग का संरचना, कितनी पेमेंट यानी कि होनी चाहिए किसी कर्मचारी की पर लेवल के हिसाब से आर्काइड फॉर्मूला के अंदर अलग अलग यानी कि कैटेगरी के अनुसार पेमेंटें निकाली जाती है। अब सर, ये फॉर्मूला है क्या? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्काइड फॉर्मूला, ये आया कहां से, डेरिवेट कहां से हुआ। ठीक है, तो ये आया कहां से? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक डॉक्टर व्लाद ऑर्काइड थे। कौन थे? डॉक्टर व्लाद ऑर्काइड, व्लाक आर्काइड। ठीक है, आर्काइड थे। ठीक, अब इनका ये क्या है कि ये न्यूट्रिशियन थे। क्या थे? न्यूट्रिशियन थे। ठीक है, फिर ये न्यूट्रिशियन के साथ साथ में क्या, WHO के अंदर एक संगठन होता है, उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके थे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के। ठीक है, अब क्या हुआ था कि 1935 के अंदर इनको क्या है कि अंग्रेजी हुकूमत, उस समय 1935 में भारत के ऊपर ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिशों की सरकार हुआ करती थी। तो उस समय सरकारी कर्मचारियों के वेतन को निर्धारण करने के लिए और उनकी कैलोरीज और अन्य मापदंडों के लिए इनको कहां से बुलाया गया? इनको WHO से कहां बुलाया गया? इंडिया बुलाया गया। अब उस समय पे क्या है कि जो यानी कि फैक्ट्रीज के जो श्रमिक हुआ करते थे, 1935 के अंदर भारत के अंदर क्या है, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों से श्रमिक जो मांग कर रहे थे वेतन को बढ़ाने को लेकर के, तो WHO के थ्रू इनको कहां बुलाया गया? इंडिया बुलाया गया। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आर्काइड फॉर्मूला आया कहां से। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आर्काइड फॉर्मूला आया कहां से और इसकी चर्चा क्यों हो रही है अभी फिलहाल। तो देखो, सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दे, तो बाद में इनके बारे में बताऊंगा आपको कि डॉक्टर आर्काइड, ये एक डॉक्टर थे आर्काइड। ठीक है, जो 2016 में जो वेतन आयोग लगा था, 7वां वेतन आयोग, वो आर्काइड फॉर्मूले के आधार पर ही लगाया गया था, 7वां वेतन आयोग। उससे पहले 6वां 5वां जो यानी कि वेतन आयोग लगाया गया था, वो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लगाया गया था। सरकार के पास में दो प्रकार के क्या है, फैक्टर्स हैं, जो क्या है कि वेतन आयोग को लगाने के लिए उनका यूज सरकार है जो अक्सर किया करती है। जैसे एक तो होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर के अंदर क्या किया जाता है, महंगाई रेट को लेकर के और जो वर्तमान में जो उसकी बेसिक सैलरी है कर्मचारी की, उसके अनुसार में एक फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। उसके आधार पर उसकी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है, पेमेंट की बेसिक स्ट्रक्चर को इंक्रीज किया जाता है, जिससे क्या है कि कर्मचारी को मार्केट के अंदर चल रही महंगाई ETC चीजों से उसको क्या है, राहत मिले। ठीक है, ये तो हो गया फिटमेंट फैक्टर। अब दूसरा एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं आर्काइड फॉर्मूला। आर्काइड फॉर्मूला क्या है कि बेसिकली तीन चीजों से यानी कि मिलकर के इसको बनाया गया है। तो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। रोटी, एकदम सिंपल भाषा में, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा के क्या है, मूलभूत क्या है, फैक्टर है। ये इन तीन चीजों के लेकर के यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जीवन शैली और जीवन प्रत्याशा के बारे में पता लगाया जाता है। तो इस आर्काइड फॉर्मूले के अंदर तीनों प्रकार की चीजें जो ली गई हैं। ठीक है सर, दूसरी और एक चीज क्या है महत्वपूर्ण, इसके अंदर क्या है, सरकारी कर्मचारी स्वयं, उसको एक यूनिट माना गया है, उसकी वाइफ को 0.8 उसको यूनिट माना गया है, और उसके दो बच्चों को 1.2 यूनिट माना गया है। यानी टोटल 3 यूनिट मानी गई है सरकारी कर्मचारी के लिए। ठीक है, अब इन 3 यूनिटों को लेकर के किन किन को, स्वयं सरकारी कर्मचारी को, उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को, 2 बच्चों को, इन सब तीनों को मिलाकर के कितना यूनिट माना गया है, 3 यूनिट माना गया है। अब इन 3 यूनिटों का यानी रोटी, कपड़ा और मकान का क्या निकाला जाएगा, रेशियो निकाला जाएगा। उसके आधार पर उसकी पेमेंट जो क्या की जाएगी, तय की जाएगी। ठीक है, अब सर इसके अंदर एक चीज और आती है। अब वो क्या आती है कि महंगाई की दर। अब कैसे पता लगाएंगे कि भाई दूध है जो फलानी जगह कितना चल रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितना चल रहा है, तमिलनाडु में कितना है, दिल्ली के अंदर कितना है, मुंबई के अंदर कितना है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह से देश के हर कोने से क्या डाटा है जो एकत्रित किया जाता है। ठीक है, डाटा का क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद में क्या है कि एवरेज रेट ली जाती है। जैसे मैं मान लेता हूं
कि मानता हूं मैं यहाँ पर कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के अंदर दूध की रेटें मैं मान लेता हूँ 70 रुपए। कितने रुपए है? 70 रुपए है, ठीक है। वहीं उड़ीसा, बंगाल, ऐसी जगह पर दूध की रेट कितनी है? 60 रुपए। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में इसका एवरेज ले लिया जाएगा। अब हर स्टेट का मैं मान लेता हूं कि 28-29 जितने भी स्टेट है उन सबका एक एवरेज ले लिया, मान लेते हैं वो 65 आया, ठीक है। तब दूध की रेट क्या ली जाएगी? आज के मार्केट के हिसाब से 65 रुपए ली जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एक सुनिश्चित किया जाता है। इसके अंदर जो चीजें, जितनी चीजें शामिल की गई हैं, चाहे उसमें आटा हो, दाल हो, आटा नहीं है, गेहूं है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, जैसे रॉ वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गया आपका, एग हो गए, फिश हो गया, मटन हो गया, बटन हो गया, जितनी भी चीजें हैं, कपड़ा हो गया, उन सब का क्या है कि एवरेज क्या ली जाएगी? एक वैल्यू ली जाएगी, उसकी रेस यानी मार्केट प्राइस ली जाती है, ठीक है। फिर उसके आधार पर क्या है, सरकारी कर्मचारी की पेमेंट का निर्धारण किया जाता है। अब देखो क्या हुआ था सेवंथ पे कमीशन की, मैं आपको कुछ यानी बैक में ले जाना चाहता हूं, वो दिखा देता हूं मैं आपको, थोड़े सी रेट है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जो 7वें वेतन आयोग में जो पर डे पीएसयू यूनिट्स है, वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा, किस आधार पर लिया गया था। देखो राइस और व्हीट यानी चावल और गेहूं, यानी कि 42.75 यानी लगभग 43 kg पर मंथ चाहिए होगा। किसके लिए? 3 यूनिट लोगों के लिए, यानी कि मैं आपको बताया था 3 यूनिट ली गई है, सरकारी कर्मचारी, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे। उसका जो रेट है जो उस समय कितना लिया गया था? 25.93, ठीक है। एक्सपेंस कितना बताया गया है? 1108 रुपीज, ठीक है। अब आपको मालूम है यूनिट, चाहे भले ही यूनिट तो समान ही रहेगी, क्योंकि आदमी की कैपेसिटी खाने की इतनी रखी जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आदमी को 10 गुना एक ही आदमी को दे दिया जाएगा, वो नहीं होगा। जो भी यूनिट है वो फिक्स रहेगी, 42-43 kg आटा और या चावल जो भी चाहिए वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन फर्क कहाँ पर आएगा? प्राइस में आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा सर? क्योंकि उस समय जो मान लो रेट जो 25.93 लिया गया, अभी कोई भी राइस ऐसा नहीं है जो 45 या 46 से कम हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग डबल होने वाला है, ठीक है। तो 4200 रुपये यानी कि 1100 को दुगना कितना हो गया? 2200 रुपये हो गया। ऐसी दाल है, ठीक है, दाल कितनी ली गई है पर मंथ की? 7 किलो, ठीक है, लगभग उसका प्राइस 97.84। तो आपको भी मालूम है दालों की रेट अभी सभी 100 के पार है, तो ये भी आपका बढ़ेगा। रो वेजिटेबल है, ठीक है, 9 kg लिया गया है इसको पर मंथ, ठीक है। रेट है जो कितना लिया गया है? 58 लिया गया है। ऐसे ही ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, 11.5 किलो के लगभग, 11 किलो के लगभग इसको लिया गया है, 38.12 लिया गया है ग्रीन वेजिटेबल, जबकि ग्रीन वेजिटेबल अभी बहुत महंगी मिल रही है। अदर वेजिटेबल्स हैं फिर, ठीक है। फिर फ्रूट्स का क्वांटिटी है 10 किलो का, 10 किलो 800 ग्राम। दूध है फिर 18 kg यानी 18 लीटर। शुगर है 5 kg। एडिबल ऑयल है 3.60। फिश है 2.5 kg। मीट है 5 kg। एग है यानी कि 90 नंबर से, यानी कि 1 महीने के अंदर, यानी कि पर डे का 3 अंडा, 3 एग्स, ठीक है। रेट कितना लिया गया है? 4.27। क्लोथिंग है पर मंथ की 5.50 यानी मीटर पर मंथ। तो ये बेसिक क्या है कि एक व्यक्ति की यानी कि एम्प्लॉय की क्या है? नीड है। तो ऐसे करके इनको उस समय पर टोटल किया गया था। तो उस समय कितना फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज भी लिया गया था। मैरिज, रिक्रेशन, फेस्टिवल्स को लिया गया था। प्रोवाइड फॉर स्किल ऑफ एडिंग 25%, ठीक है, यानी कि आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा 25% दिया गया था, ठीक है। फिर हाउसिंग के लिए दिया गया था, हाउसिंग यहाँ पर 7.5% उस समय लिया था। स्टेप ऑफ 3% लिया गया था, यानी कि आपका इंक्रीमेंट लिया गया था, ठीक है। यानी डीए प्रोजेक्टेड, सॉरी, डीए प्रोजेक्टेड 3% उसके अंदर मैनेज किया गया था, ठीक है। फिर ये सारी चीजों के पश्चात क्या है कि जो यानी कि सबसे निम्न स्तर का जो कर्मचारी है, यानी जो ग्रुप डी के अंदर में आता है, उसकी मिनिमम बेसिक पे है जो 18,000 रुपये इस प्रकार से डिराइव की गई थी, ठीक है। तो ये मापदंड रहे थे उस समय पर। अब इसके अंदर देखो जो मैंने आपको बताया था 3 चीजें, बेसिकली जो 3 फैक्टर लिए गए थे वो देखो यहाँ पे ऊपर लिखे होंगे। अब देखो इसमें एक चीज और देखो कि कितनी परसेंट कौन से वेतन आयोग में पेमेंट आपकी बढ़ी थी। देखो सेकंड सीपीसी में 14.2, थर्ड सीपीसी में 20.6, फोर्थ के अंदर 27, फिफ्थ के अंदर 31, सिक्स के अंदर 54, ठीक है, सेवंथ के अंदर 14.3, यानी कि सेकंड और सेवंथ या लास्ट और सेकंड सीपीसी के अंदर सबसे कम पेमेंट बढ़ी है। अगर हम इन आंकड़ों को देखें पिछले यानी कि सीपीसी को देखें तो लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी बेसिक पे
प्लस में जो डीए है उसमें आप 15 से लेकर के 20% का इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं, यानी इतना तो आपको कम से कम बढ़ के मिलेगा। वो कैसे सर? मैं मान लेता हूँ किसी कर्मचारी का 30,000 रुपये क्या है बेसिक पे है फिलहाल, और उस पर 53% में डीए है, तो 16,000 में उसका मान लेता हूँ डीए और 15,000 में उसका मान लेता हूँ क्या बेसिक पे, तो यानी कि लगभग कितना होता है 46,000 होता है। अब इन दोनों को यानी कि ऐड करने के पश्चात इसके ऊपर आप 15% से लेकर के 20% का इंक्रीमेंट आप मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? तो आप ऐसा सीधा निकाल लीजिए, 46,000 पर आप कितना निकाल सकते हैं? 130% आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा? पेमेंट बढ़ा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप निकाल के देखेंगे तो 00759 यानी 59,800, यानी उस व्यक्ति का जिसका 30,000 रुपये बेसिक है, ठीक है, और उस पर 53% वो क्या है डीए ले रहा है, तो उसका जो न्यू बेसिक होगा वो कितना होगा? 59,800 रुपीज अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला होगा, आर्काइड फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस प्रकार से 15 से लेकर के 20% का आप बढ़ा करके अपनी पेमेंट का हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 8th पे कमीशन जो आने वाला है उसमें आपकी सैलरी है जो कहाँ पर जाकर के एस्टेब्लिश होगी। ठीक है, यानी कि फिक्स होगी। ठीक है, आपको मालूम चला होगा कि जो 8th पे कमीशन जो आने वाला है वो किन दो आधारों पर आएगा। 8th कमीशन है जो दो ही आधार हैं उसके 8th कमीशन लागू होने के, वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो मैंने आपको बताया था यानी पुराने सीपीसी के आधार पर, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, फिटमेंट फैक्टर। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ये मेरे को समय मिलने से मैं कभी आपको समझाऊंगा, जबकि मैंने फिटमेंट फैक्टर के बारे में एक वीडियो अलग से बनाया है 8th पे कमीशन के बारे में, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आपका आकलन लगाया था, यानी कि हमने अनुमान लगाया था कि आपकी जो बेसिक है वो कहाँ पर जाकर के शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, या तो फिटमेंट फैक्टर या फिर दूसरा आर्काइड फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? आर्काइड फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दो बेस पर आपका क्या लगाया जाएगा? 8th पे कमीशन लाया जाएगा, 8th सीपीसी है जो लाया जाएगा। अब सर इसका गठन कब होगा? देखो इसका गठन है जो अभी कई संगठनों द्वारा लेटर हैं जो भारत सरकार को भेज दिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जनवरी के पश्चात फरवरी में जब बजट लागू यानी कि बजट की जब घोषणा होगी उसी समय क्या है कि मुझे लग रहा है कि फरवरी में बजट के दौरान इसकी क्या घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा हमारा अनुमान है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तथा आज की वीडियो में बस आज हम इतना ही चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी यहाँ पर हो जा रही है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कभी वीडियो में फिटमेंट फैक्टर के बारे में और 8th सीपीसी के बारे में अन्य जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज करते हैं मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत। आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।